अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक ऐसा खाका, ऐसी शख्सियत पे खाका जिसे उर्दू और उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों ने भी माना कि वो बेहद बड़े, बेहद अजीम कलमकार हैं। मेरी मुराद है शम्स रहमान फारूकी से। जिनकी पैदाइश 30 सितंबर 1935 और वफ़ात 25 दिसंबर 2020 की है। मैं उनके ऊपर एक लिखा बहुत ही ख़ास और मार्वलस खाका प्रोफेसर गज़नफ़र साहब का, जिसका रंग रंगे बहार है, आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अच्छाई वाला रंग कम कम नज़र आता है, मगर जब भी और जहाँ भी दिखाई देता है, आँखों में रंगो नूर, रगों में कैफ व सुरूर और दिमागों में इदराक व शऊर भर देता है। ऐसे रंग से सिर्फ सिमतें ही नहीं झमकती, राहें रोशन भी होती हैं और मंजिलें दिखाई भी देने लगती हैं। ऐसे रंग को मैं महज अपने तक महदूद नहीं रखता, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने का जतन भी करता हूं कि इस रंग की हर आँख को ज़रूरत है। जिन लोगों में मुझे ये रंग दिखाई दिया, उनमें वो आफताबी शख्स भी है जिसे एक आसमान पर कई चाँद नज़र आए। आसमान पर कई चाँद देखने और उन्हें लसानी ज़मीन पर उतारने वाले में ये अच्छाई वाला ये रंग मुझे इसलिए नज़र आया कि उसने इस ज़बान से वफ़ा निभाई जिसने उसे चाँद देखने का शऊर और चाँद का सलीके से ज़मीन पर उतारने का शऊर बख्शा। ऐसा शऊर जो चाँदनी की चमक को चारों तरफ फैला सके, अंधेरे के खेतों में तारे बो सके, जुल्मती मुंडेरों पर जुगनुओं की फ़ौज बैठा सके। उसने इस ज़बान के साथ वो सलूक नहीं किया जैसा कि दूसरे करते हैं, जिनमें वो भी शामिल है जो इस ज़बान से बसारत और बसीरत तो पाते हैं, मगर इस ज़बान के रास्ते का अंधेरा दूर नहीं करते, जो इसके सदाओं से सुकून तो हासिल करते हैं, मगर इसके इज़्तिराब को मिटाने का जतन नहीं करते, जो इससे माल व ज़र तो कमाते हैं, मगर इस पर माल खर्च नहीं करते। इस ज़बान से मोहब्बत तो मैं भी बहुत करता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत इस शख्स की मोहब्बत के आगे हैच नज़र आती है। मुझे इसकी मोहब्बत में अपने से ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है, इसलिए कि इस ज़बान के बका के लिए वो मुझसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहा। इसकी बिगड़ी हुई सूरत पर मुझसे ज़्यादा रंजीदा, मुझसे ज़्यादा मलूल और मुझसे ज़्यादा अफसुर्दा हुआ। वैसे तो इस ज़बान की बदहाली पर दूसरे होठों से भी इस तरह के जुमले निकलते हैं, हमारी ज़बान मिट रही है, हमारी ज़बान मिट रही है, हमारी ज़बान मर रही है, हमारी ज़बान नगे की हालत में पहुंच चुकी है। मगर दूसरों की आवाज़ और उसके शख्स की सदा में फ़र्क ये है कि इसकी आवाज़ में ये दिखाई भी दिया कि हमारी ज़बान किस किस तरह से मिट रही है, कहाँ कहाँ से मर रही है। इसको मारने और मिटाने में कौन कौन से लोग शरीक हैं, मिटाने की क्या क्या तरकीबें की जा रही हैं, कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं। इसकी तखरीब कारी में खुद इसके अपने भी किस तरह शामिल हो गए हैं। इसकी सदा में सिसकियाँ भी सुनाई देती हैं और इसका दर्द व कर्ब की कराहें भी। इसने मेरी 2 किताबों पर तबसरा करते हुए लिखा कि मैंने फ़लाँ जुमले में अपनी ज़बान की जगह दूसरी ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और इस बात की तरफ इशारा भी किया कि इस मफ़हूम को अदा करने वाले लफ्ज़ अपनी ज़बान में मौजूद हैं, और जब अब अपनी ज़बान में लफ्ज़ मौजूद हैं तो दूसरी ज़बान के अल्फाज क्यों। मुझे इस शख्स का ये रिमार्क अच्छा नहीं लगा, मैंने इसका बुरा भी माना, मुझ पर इसका खासा रद्दमल हुआ। मैंने ये भी सोचा कि मैं इस शख्स से इस मसले पर बहस करूं और अपनी मंतिक से इसे कायल कर दूं कि मौजूदा लिसानी सूरत हाल में मेरा मौक़िफ़ ही सही है, मगर ज़रा ठहर कर मैंने दोबारा इसके जुमलों पर गौर किया तो इसका अंदिया समझ में आया, और जैसे ही इसका अंदिया समझ में आया, मेरे अंदर यह एहसास जागा कि वो अपने इस मौक़िफ़ में हक बजानिब है। उसने ये सब मेरी दुश्मनी में नहीं बल्कि अपनी ज़बान की रफ़ाकत में किया। ये भी एहसास हुआ कि वो अपनी ज़बान से कितना प्यार करता है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए
किस कदर संजीदा और किस हद तक फिक्रमंद है। इसका ये रवैया महज मेरे साथ ही देखने को नहीं मिला बल्कि दूसरों के तई भी नज़र आया, और कुछ लोगों के साथ तो बाज़ मामलात में उसका ये रवैया जारहाना भी महसूस हुआ। गौर करने पर पता चला कि इसका ये रवैया इसलिए नहीं सामने आता कि वो किसी की तहरीर की गिरफ्त करना चाहता है या तख्लीक की खामियां निकालना चाहता है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये एहसास दिलाना होता कि ज़बान को मारने और मिटाने में तख्लीक कारों का यह अमल भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। यह अपनी ज़बान से मोहब्बत की इंतहाई जज्बाती शक्ल है। ये जज्बातियत कभी कभी तो इस हद तक बढ़ जाती कि वो अपनी ज़बान की मोहब्बत में लोगों से दुश्मनी भी मोल लेता, लड़ने भिड़ने पर आमादा हो जाता, महाज़राई पर भी उतर आता। अपनी ज़बान से मोहब्बत करने का ऐसा वालाहाना और मुखलिसाना अंदाज़ बहुत कम लोगों में नज़र आता है। इसके इस रवैये के पीछे ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा तो है ही, अपने तहज़ीबी सरमाया को बचाने की फ़िक्र भी है, इसलिए कि इसके दूर अंदेश आँखों में अक़ब से आने वाले वो तीर भी दिखाई देते हैं जिनके निशाने पर तहज़ीबें हुआ करती हैं। अपनी ज़बान की फ़िक्र इसलिए भी करता कि वो जानता था कि ज़बान के बाकी रहने से क्या क्या बाकी रहता है और ज़बान के बाकी न रहने से क्या क्या चला जाता है। अच्छाई वाला ये रंग मुझे इसकी क़ुव्वत इरादी के मुज़हरों में भी नज़र आता है। ये वो क़ुव्वत है जो किसी किसी को ही मुयस्सर आती है, और जैसे मुयस्सर आ जाती है वो महमूद बन जाता है। जितने मुरक्किज़ सर करना चाहता है सर कर लेता है। फतूहात के झंडे जिस मैदान में गाड़ना चाहता है गाड़ देता है, जो हासिल करना चाहता है कर लेता है। ये वही क़ुव्वत इरादी है जिसकी बदौलत इस शख्स ने जो ठाना किया, जो सोचा हुआ, जो चाहा मिला। उसने चाहा कि अफसर आला बने सो बना। उसने इरादा किया कि मैदान अदब में एक नए रुझान को परवान चढ़ाए सो चढ़ाया। उसने तय किया कि वो नए अंदाज से शेर कहे सो कहे। उसने अज़्म किया कि अदबी तनकीद की बुलंदियों को छुए सो छुआ। उसने इरादा किया कि नए रंग व आहंग के अफसाने लिखे सो लिखे। इसने सोचा कि नावल निगारी में भी वो नाम पैदा करे सो किया। उसने इरादा किया कि लफ्ज़ व मानी के जदलियाती रिश्ते को पता लगाए सो लगाया। उसने तय किया कि शेर शोरंगेज़ तक पहुँचे सो पहुँचा। उसने अज़्म किया कि गंजना मानी के तिर्स को दर खोले सो खोला। उसने इरादा किया कि आसमान अदब पर शबखून मारे सो मारा। उसने चाहा कि एक आलम को अपना हमनवा बनाए सो बनाया। उसकी इन ख्वाहिशों और ख्वाहिशों की तकमीली सूरतों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे अलादीन का कोई चिराग मिल गया हो, जैसे जिसे रगड़ते ही ख्वाबों की ताबीरें निकल आती हैं, चाहतों की तस्वीरें बन जाती हैं, सोच सूरत इख्तियार कर लेती है, इरादे मुतशक्किल हो जाते हैं और अज़्म अमल में बदल जाता है। ये वो रंग है जिसे हासिल होते ही इंसान के कौल व अमल से मुदबराना कमकमे जलने लगते हैं, राहबराना शुआएं फूटने लगती हैं, रास्ते जगमगाने लगते हैं, मंजिलों के निशान मिलने लगते हैं। अच्छाई वाला ये रंग इस शख्स के इस अंदाज बूदोबाश में भी दिखाई पड़ता है जो इसकी ज़िंदगी में मुलाजमत से सबकदोशी के बाद शुरू हुआ। आम मुशाहिदा ये है और तजुर्बा भी बताता है कि मुलाजमत से सबकदोशी के बाद आदमी धुआं हो जाता है, इसलिए कि उसके अंदर की सारी आग निकल चुकी होती है और उसका वो तनतना दबदबा और गलगला बरकरार नहीं रह पाता जो मुलाजमत के दौरान उसके दफ्तराना तमतराक और हाकिमाना गुरुफर में दिखाई देता था। इसलिए कि फ़िज़ाए हाकमियत से निकलते ही अफसराना गरम मिजाजी सर्द पड़ जाती है। अफसर अपनी शोला मिजाजी के आग जिन मातहतों पर बरसाता था उन्हीं के सर्द महरियों का शिकार हो जाता है। सरारा सिफत हाकिमाना जहनियत जलकर राख हो जाती है, तबे सर फशा बुझ कर रह जाती है। बंदा बेश बहा बंदा बादाम हो जाता है, मगर वो शख्स दफ्तर से निकल कर भी दफ्तर से अलग नहीं हुआ। उसकी कद्र कीमत बाकी रही, उसके शोला मिजाजी कायम रही, उसके अंदर की गर्मी ख़त्म नहीं हुई। उसने अपने घर को दफ्तर बना लिया, यहाँ भी उसने दफ्तरी फ़िज़ा को कायम रखा। मामलात कलम व करतास को यहाँ भी बरकरार रखा। शोला फतानत व जहानत यहाँ भी जारी रहा। अलबत्ता तहरीरों की नौइयत ज़रूर बदल गई। अब नोटंग की जगह नुक्तों ने ले ली, फ़ाइलों की जगह इल्म और फ़नून आ गए, रोल्स बुक के औराक की जगह अदब की किताबें खुल गई, दफ्तरी ड्राइंग
ड्राइंग फिटिंग की जगह तख्लीकी मसवदे कलमबंद होने लगे। किस्सा मुख्तसर ये कि सबकदोशी के बाद भी वो औरों की तरह धुआं नहीं हुआ, बल्कि उसके सीने की आग और भी सरफशा हो गई और ये आग एक आलम को गरमाने लगी। दफ्तरी कुर्सी से उतर जाने के बाद भी अगर किसी के पास कुछ लोग बैठते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की शख्सियत में कोई जादू है जो लोगों को इस हद तक मशहूर कर देता है कि बेज़रर और बेमाया हो जाने के बावजूद लोग उससे अलग होना नहीं चाहते, या फिर उसके पास मादी दौलत के अलावा कोई ऐसी दौलत मौजूद है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, यानी उसके पास कोई ऐसी शय है जो रूह को ताजगी, जहन को बालिदगी, हवास को आसूदगी बख्शती है। यकीनन इस शख्स के पास भी ऐसा ज़रूर कुछ था जो इसके नाजुक मिजाजी और अफसर शाही तबीयत के बावजूद लोग इसके पास जाना और इसके करीब बैठना पसंद करते थे। दरअसल इसके पास वो शय थी जो तश्नगान इल्म की प्यास बुझाती है, मुस्तरब जहनों को मुतमईन करती है, लाखिल सवालों के जवाब फराहम करती है, पेचीदा मसलों का हल पेश करती है, तरसील व इबलाग की उलझनों को सुलझाती है, अवाम से पर्दा उठाती है, अफवाम व तफहीम के नए दरीचे वाह करती है, बयान व बदी की बारीकियाँ बताती है, सोच की सूरत गिरी करती है, आहंग को शक्ल देती है। यह ऐसा अंदाज है जिसने इसके कल्म के साथ साथ इसके दिल, दिमाग, जिस्म, आँख, कान, ज़बान सबको जवान रखा। ये इसी अंदाज रहाइश का करिश्मा है कि 80 साल से ऊपर के हो जाने के बावजूद इसके कलम की गर्दिश नहीं रुकी, इसकी तकरीरों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इसके नुक्ते आफरीनियों की नोके कुंद नहीं हुई, इसके सुखन संजियाँ जारी रही और यहाँ तक कि इसकी अदबी चश्मके भी बरकरार हैं। यह ऐसा रंग है कि इससे मिस हो जाए तो बहुतों को बुढ़ापा संवर जाए, बेमाने ज़िंदगी को भी माने मिल जाए, राख में भी चिंगारी सुलग जाए, बेरौनक ज़िंदगी भी रंग व नूर से भर जाए। अच्छे और बड़े नक्काद का एक वस्फ ये भी है कि वो जिस ज़बान का नक्काद है उस ज़बान में छपने वाली हर अदबी तहरीर उसकी निगाह पड़े और उस पर वो अपना रद्दमल भी ज़ाहिर करे। ये काम मुश्किल है, मगर वो शख्स जिसके यहाँ ज़िक्र हो रहा है ये मुश्किल काम भी करता था। अपनी ज़बान में छपने वाली कोई भी किताब ऐसी नहीं जो इसके पास पहुँची हो और उसने अपनी राय ज़ाहिर ना की हो। मैंने अपनी जितनी किताबें उसके पास भेजी, उसने न सिर्फ ये कि वो तमाम किताबें पढ़ी बल्कि उन पर अपनी राय भी ज़ाहिर की। किताबें पढ़ना वो भी वाहिद तादाद में और ऐसी जिनमें से बेशतर दिलचस्पी से खाली भी हों, जो है शहर लाने से कम दुश्वार काम नहीं, मगर वो शख्स इल्म व अदब का पहाड़ काट कर जो है शहर लाता था। इस काम में कितना खून जलता है और दिमाग की नसें किस तरह फटती हैं, ये वही महसूस करता है जो कुतुबीनी के अम्ल से गुजरता है। वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं, किताबों को पीता भी था और इनके सुत निचोड़ कर दूसरों को पिलाता भी था। वो अपने इस काम में हद दर्जा ईमानदारी और दयानतदारी बरतता था। इसकी राय जो अक्सर पोस्ट कार्ड या अंतर्देशी पत्र पर दर्ज होती, ऐसे बामानी, वकी और कीमती होती थी कि लोग उन्हें अपनी फाइलों में इस तरह सेंट कर रखते थे जिस तरह औरतें अपने बेशकीमत जेवरात संदूकों में संभाल कर रखती हैं। मेरी बाज़ किताबों पर उसकी लिखी हुई राय मुझसे हो गई जिनका मुझे बेहद रंज है। मुझ पर यह रंज इस तरह तारी हुआ जिस तरह कीमती चीज़ों के गुम हो जाने पर होता है। अपने जड़ों से जुड़े रहने वाले के चेहरे पर जो रंग दमकता है वो रंग इस शख्स के चेहरे पर भी रक्स करता था। इसका यह रंग भी दामन दिल को खींचता है कि ये ऐसा रंग है जो बेशतर चेहरों से मिटता और मादूम होता जा रहा है। इसके चेहरे पर सब्ज़ और सुर्ख रंग इस हकीकत के गमाज थे कि इसकी तहज़ीबी समंदर में कैसे कैसे ज़मर्द और याकूत छुपे हुए थे और ये कि इससे अपनी तहज़ीब के रंग किस हद तक प्यारे थे। इसकी दूसरी किस्त अगली कड़ी में इंशाअल्लाह। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।